बनेगा मुख्यमंत्री सीधे कोलकाता से। पिछले कुछ दिनों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री के मंच से हमने लगातार एक सवाल उठाया है कि आखिरकार चुनाव के नाम पर जनता की जान को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है। और आज मद्रास हाईकोर्ट ने भी यही सवाल खड़ा कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई और ये पूछ लिया कि दूसरी लहर जो कोरोना की इस समय पूरे देश में है, उसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाए। कोर्ट ने ये तक पूछ लिया कि अगर जरूरी है तो क्यों न चुनाव अधिकारियों के यानी चुनाव आयोग के अधिकारियों पर ही हत्या का मामला शुरू कर दिया जाए। इस कड़ी फटकार के साथ मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे कई तल्ख सवाल पूछ लिए हैं जो अब तक पूछे जा रहे थे। प्लीज मदद करवाओ, मम्मी एडमिट है, प्लीज मदद करवाओ। ऐसे बेटा अवेलेबल करे, अप्रोच लगवाओ। अप्रोच किससे लगवाए हम लोग, किससे लगवाए अप्रोच? दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर एक बेटा अपनी मां के लिए बिलख रहा है। हल्के दम उनसे मास्क हट गया, कोई लगाने नहीं आया, कोई लगाने नहीं आया। तड़प तड़प के फोन कर रही है हमें वो, मास्क लगा जा, आजा आजा। क्या करें हम? ये देश की राजधानी के अस्पताल का हाल है, जहां मां बेटे को फोन करके कहती है ऑक्सीजन मास्क लगा दो, लेकिन लाचार बेटा ना तो कोविड वार्ड के अंदर जा सकता है और न ही ऑक्सीजन के लिए तड़पती मां की मदद कर सकता है। मंत्रियों के लिए बेड रख रहे हैं, हमारी माँ के लिए भी रख लो। अपने माँ बचा रहे हो, हमारी बात बचा लो। मंत्रियों के लिए बेड है, मंत्रियों के लिए सब कुछ है, हमारी माँ कुछ नहीं है क्या? तस्वीर जरूर दिल्ली की है, लेकिन देश के कोने कोने में कोरोना की दूसरी लहर के बाद इलाज के लिए तड़पते लोगों की तस्वीर है। बरेली से लेकर शिवपुरी तक और लखनऊ से लेकर कर्नाटक तक हेल्थ सिस्टम हांफता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग को कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार बताया है। एक तरफ कोरोना सुरसा की तरह मुंह फाड़े देश में पैर पसार रहा था और दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए पूरे जोर शोर से प्रचार अभियान चलाया जा रहा था। भारत माता की, जहाँ तक नजर जाए लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। कोविड नरेंद्र मोदी जोन्नो। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए प्रोटोकॉल तो जरूर बनाया था, लेकिन नुक्कड़ सभाओं से लेकर विशाल रैलियों तक उस प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती रही। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी से पहले भी कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हिदायत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि केवल नोटिफिकेशन जारी करने से उसका पालन नहीं होगा और अगर चुनाव आयोग से ये नहीं हो रहा तो वो बता दे। तब चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तस्वीरें 24 अप्रैल की हैं, जब बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे मिथुन चक्रवर्ती मालदा पहुंचे थे। रैली में लोगों का रेला मौजूद था, किसी के मुंह पर मास्क था, किसी के नहीं। पश्चिम बंगाल में ऐसी चुनावी रैली उस वक्त हो रही थी जब पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान एक महीने में कोविड के मामलों में 1500% की बढ़त हुई है। अब मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के वक्त राजनीतिक दलों को रैलियां करने की इजाजत देने को लेकर चुनाव आयोग को न सिर्फ सख्त फटकार लगाई है, बल्कि चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने ये तक कहा है कि क्यों न चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ मर्डर चार्जेस का केस भी दर्ज किया जाए। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि कहां थे उस वक्त जब बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी। मद्रास हाईकोर्ट ने चेतावनी भी दी कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। चुनाव आयोग को ब्लूप्रिंट सौंपने के लिए 30 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा
कि संवैधानिक अधिकारियों को ये बातें याद दिलानी पड़ती हैं कि जब कोई व्यक्ति जीवित बचेगा तभी तो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेगा। लेकिन लोकतंत्र का पर्व पश्चिम बंगाल में बिना किसी बात की परवाह किए चला जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए मतदान हुआ है और अभी 8वें चरण का मतदान होना बाकी है। खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है और इसका अंदाजा लोगों को भी है। इसलिए देखिए कैसे बाहर, ये बाउंड्री के बाहर, दुर्गेश इस तरफ दिखाइए, इस बाउंड्री के अंदर आप तभी प्रवेश कर पाएंगे जब उधर से जगह खाली होगी और वहीं पर एसएसबी के जवान खड़े हैं, जो कि जैसे उधर से आप आते जाएंगे तो जो बाहर के लोग खड़े हैं, ये लोग जो खड़े हैं, इन्हें फिर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और ये सब कोरोना की वजह से किया जा रहा है ना। हाँ जी। चुनाव आयोग के रवैये पर लगातार सवाल उठा रही ममता बनर्जी ने मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। বারবার বলছি তুমি ইলেকশনটা ক্ল্যাব করো এবং ক্লাব করা ইলেকশন সুপ্রিম কোর্টের একটা রুলিং আছে, কিছুতেই শুনলো না। বিজেপিকে স্যাটিসফাই করতে হবে। বিজেপির নেতা যেদিন মিটিং বন্ধ করলো, যেই বললো আমি আজ থেকে মিটিং করছি না, ব্যাট ইলেকশন কমিশন বেরিয়ে গেল আয়না বেরিয়ে গিয়ে বললো ময়নার মতো যে ঠিক আছে আর ক্যাম্পেনিং করা যাবে না, অর্থাৎ বিজেপির ক্যাম্পেনিং শেষ মানে সবার ক্যাম্পেনিং শেষ, কাউকে করতে দেবে না। एबीपी न्यूज लगातार यूपी में हो रहे पंचायत चुनावों पर भी सवाल उठा रहा है, जहां कोरोना लक्षणों के बावजूद लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है और ड्यूटी के दौरान तबीयत खराब होने और फिर मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही कहानी सुरेश त्रिपाठी की है। 19 अप्रैल को यूपी में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव हुए। पहले से खराब तबीयत के बावजूद सुरेश त्रिपाठी की पीठासीन अधिकारी के तौर पर ड्यूटी लगी। ड्यूटी के दौरान तबीयत और बिगड़ी और आखिरकार उनकी मौत हो गई। सुरेश त्रिपाठी को लगातार बुखार आ रहा था। वो अधिकारियों से छुट्टी की गुहार लगा रहे थे। परिवार का कहना है कि प्रशासन अगर उन्हें छुट्टी दे देता तो उनकी जान बच जाती। थोड़ा रेस्ट लीजिए, बोले नहीं ड्यूटी नहीं कटेगी, मैं जाऊंगा। मतलब वो कह रहे थे कि ड्यूटी कटाना चाह रहे थे वो। हाँ, सोचे कि रुक जाएं, लेकिन जो है तभी गए, मतलब बोले ड्यूटी करना। लेकिन हर चरण में लोगों की जान की बलि लेने वाला ये चुनाव अपनी गति से चल रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें 25 अप्रैल की हैं, जब मेरठ में पंचायत चुनाव के लिए पुलिस टीम और पोलिंग टीम पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रही थी। लेकिन चुनाव कराने वाली टीम ने जो जमघट लगा रखा है, उसे देखकर कौन कहेगा कि ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाकर चुनाव करवाएंगे। 26 मार्च को यूपी में पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तब एक दिन में कोरोना के 1028 मामले सामने आ रहे थे, जबकि 4 मौतें हो रही थी। लेकिन पंचायत चुनाव का तीसरा चरण आते आते एक दिन में कोरोना के 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि हर रोज 206 मौत होने लगी है। अफसोस यह है कि कोरोना का बम फट चुका है, लेकिन चुनाव के नाम पर लापरवाही का खतरनाक खेल चल रहा है। सबसे बुरा हाल पश्चिम बंगाल का हुआ है, जहां 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं और हर चरण में कोरोना का ग्राफ नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। जब चुनाव का ऐलान हुआ था, तब पश्चिम बंगाल में एक दिन में 216 कोरोना के मामले आ रहे थे, लेकिन पहले चरण में ये मामले बढ़कर 812 हुए, दूसरे चरण में 1274, तीसरा चरण आते आते 2058 और चौथे चरण में दोगुने होकर 4043 तक पहुंचे। 17 अप्रैल को बंगाल में 5वें चरण का चुनाव हुआ तो कोरोना के मामले 7713 पहुंच गए। 22 अप्रैल को छठे चरण का डेटा आया तो कोरोना के मामले 11948 तक पहुंचे। और आज जब पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए मतदान हो रहा है तो एक दिन में 15,889 मामले सामने आए हैं। पहले चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 2 मौतें हो रही थी, लेकिन 7वां चरण आते आते पश्चिम बंगाल में हर रोज 57 मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। चिंता की बात यह है कि अभी 8वें चरण का मतदान होना बाकी है। और अब बात 7वें चरण के मतदान की, जो आज अभी जारी है और थोड़ी ही देर में खत्म भी हो जाएगा, और उसके साथ 8वें चरण का प्रचार भी।
जुड़ रहे हैं हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती, हमारे संवाददाता, और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार कोलकाता ने इस बार फिर निराश कर दिया, क्योंकि 60% 60% मतदान भी नहीं हुआ, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आए कोलकाता वासी, लेकिन मालदा और मुर्शिदाबाद में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है आज। कुंतल, आपने आज क्या देखा, क्या समझा, बताइए हमें। देखिए, शुरुआती पहले 15-20 मिनट में एक बूथ में जाकर ऐसा लगा था मुझे कि शायद पिछले बार का जो स्टैटिस्टिक्स था उससे ज़्यादा होगा कोलकाता में मतदान। पिछले बार 2 सीटों पर, आज जो 4 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें से 2 सीटों पर 63%, पिछले बार चुनाव हुआ था 2016 में, और 2 सीटों पर 66%। लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ा, अलग अलग बूथों पर हम लोग गए तो देखा कि एकदम कम है, टर्नआउट कम है। शायद कोरोना की वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे थे, और इसी वजह से दिन के अंत तक, यानी कि 5:30 बजे तक जो आंकड़ा है आपके सामने है, 59% मतदान हुआ है, 59 से थोड़ा ज़्यादा। और वही मुर्शिदाबाद और दक्षिण दिनाजपुर में ये आंकड़ा है 80%। लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से चुनावी प्रचार वहाँ किया, या फिर तृणमूल ने, वहाँ एक कोई समुदाय के लोग डेस्परेशन में वोट दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। इसी वजह से इन 2 जिलों में ये आंकड़ा है 80%। ये हो सकता है। आप मालदा में देखिए, वहाँ भी 78%, लेकिन पश्चिम बर्धमान में देखिए वहाँ 70%, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो 3 जिलों के बारे में हम लोग पहले भी कहा जहाँ पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, वहाँ लगभग 80% के आसपास, मतलब जो आखिरी आंकड़ा आएगा इसके बाद वाला, उसमें 80% क्रॉस भी कर जाएगा मालदा भी। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। अब कोलकाता की एक ऐसी विधानसभा सीट जहां 50% से ज्यादा लोग मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं। आपको दिखाएंगे आज की आखिरकार जोड़ा साको विधानसभा सीट में, जहां तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद विवेक गुप्ता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मैदान में उतारा है काउंसिलर मीना देवी पुरोहित को। बता रहे हैं आपको हम कि आखिरकार जोड़ा साको में टीएमसी का चलेगा जोर या बीजेपी मचा रही है शोर। बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव का प्रचार चालू है। कोलकाता की जोरांस्को विधानसभा सीट पर इस बार टक्कर जोरदार है। ममता की पार्टी टीएमसी ने यहां से पूर्व सांसद विवेक गुप्ता को उतारा है, तो बीजेपी ने मीना देवी पुरोहित पर दांव लगाया है। दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। थारा छोड़ो, थारा सा हाथ जोड़कर विनती कर रहे हो, थारा सा वोट मांग रहे हो है। 29 तारीख में घर से बाहर निकलकर 4 नंबर बटन पर बटन टीप कर मना जायजुत करिया। पूरे पश्चिम बंगाल में थे ही एकमात्र कैंडिडेट हो जो यहाँ मारवाड़ी में वोट मांग रहा है, क्या कारण है? जहाँ देश भैया को भेष, अगर मारवाड़ी इलाका में मारवाड़ी, जहाँ मैं मुस्लिम इलाका में जाऊँगा तो मैं हिंदी में बात कर लूँगा, बंगाली इलाका में जाऊँगा तो बंगाली में बात करूँगा, जो मन भावन प्रीत। टीएमसी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता कहते हैं कि टीएमसी ने ही समाधान नहीं दिया है, और अब बीजेपी ये कह रही है कि सारी सब बातें सिर्फ और सिर्फ राजनीति हैं। टीएमसी ने समाधान दिया है। ये तो 5 साल से मैंने अभी ये बोला आपको, 5 साल से पड़ी है, और 5 साल पहले गिरी थी, और 5 साल में इसके ऊपर एक ईंटा भी नहीं लगी है। तो क्या समाधान दिया है, क्या काम किया है? इतना पानी जाम होता है इस जोड़ा साकू इलाका में। लोग मेरे को हमेशा बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा पानी जाम होता है, उसका कोई समाधान नहीं हुआ 10 सालों में। 34 सालों में तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद 10 साल में इनकी सरकार रही, उसमें भी तो कुछ नहीं हुआ। मीना जी, ब्रिज को छोड़कर क्या ये कहें कि कोविड जिस तरह से फैल रहा है, टीएमसी में मुख्यमंत्री से लेकर हर एक व्यक्ति कह रहा है कि बाहर से नेता आ रहे हैं बीजेपी के, इसलिए कोविड फैल रहा है बंगाल में? बाहर से क्या पीके नहीं आए, बाहर से जया बच्चन नहीं आई, बाहर से आने वाले फैला रहे हैं, तो उनके यहाँ बाहर से लोग नहीं आए हैं क्या? और मोदी जी और ये लोग ही क्या कोरोना लेकर के आए हैं क्या? और पूरे देश में तो चुनाव नहीं हो रहा है, तो वहाँ कैसे फैल रहा है? आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री सीधे कोलकाता से। बंगाल समेत देश का हर राज्य इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन हम आपको हौसले की वो कहानियां दिखाएंगे जो इस कोरोना काल में रोशनी की किरण बनकर बार बार उभर रही हैं। ऐसी एक कहानी है मुंबई से, जहां राजस्थानी समूह के लोगों ने अब
एक ऐसी पहल शुरू की है जिसे देखकर आप कहेंगे कि वाह क्या पहल है। इस पहल में अब कोरोना पीड़ितों को निःशुल्क खाना उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। ये है मुंबई के रहने वाले आशा और कृष्णा। मुंबई के एक राजधानी समूह ने इस दंपत्ति को कोरोना मरीजों के घर घर मुफ्त खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इन्होंने अपने 1 BHK के घर को किचन में तब्दील कर दिया है। इस किचन का नाम आशा किचन है। यहाँ से मुंबई के माहिम इलाके से लेकर ठाणे जिले में आने वाले मीरा रोड भायंदर तक 200 लोगों के लिए दोपहर और रात का खाना पहुंचाया जाता है। ये खाना बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। कोरोना महामारी के संकट काल में एक दूसरे की मदद ही आशा की किरण है। कोई भी मदद छोटी मदद नहीं होती। हम आपको मुंबई के एक ऐसे 1 BHK फ्लैट में लेकर चलते हैं जहां प्रतिदिन सुबह और शाम के लिए 200 कोविड मरीजों का खाना बनता है। मुंबई में जगह की कमी होती है, लोगों के घर छोटे होते हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। उसकी तस्वीर इस घर में आकर पता चलती है। ये मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित 1 BHK फ्लैट है। सबसे पहले तो मैं आपको किचन में लेकर चलूंगा, क्योंकि इसी किचन में 200 लोगों का खाना बनता है। वो 200 लोग जो इस वक्त कोविड से संघर्ष कर रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनकी तबीयत खराब है। आपको बता दें कि इस घर में सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खाना बनाने का काम चलता है। 200 ऐसे कोविड मरीजों के लिए, उनके परिवारों के लिए खाना बनाया जाता है और खाने की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है, सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि जरूरतमंद को समय पर खाना घर तक पहुंचे। इन्होंने खाना पहुंचाने के लिए जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है, जो प्रोफेशनल तरीके से घर घर तक खाना पहुंचाती हैं, क्योंकि मुंबई में फिलहाल इन्हीं कंपनियों को घर घर खाना पहुंचाने की छूट है। ये जो खाना है समय पर बनाकर इसकी बाकायदा पैकिंग की जाती है। रोटी है, पापड़ है, इस प्रकार की पैकिंग की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए कैसे खाना डिलीवर किया जाता है। ये आप देखिए, जो कोविड मरीज हैं उनका नाम लिखा गया है, उनका पता लिखा गया है और इस थैली के अंदर तमाम खाने के फूड पैकेट्स हैं जो उनको समय पर यानी 12 बजे के आसपास पहुंचा दिया जाएगा। ये एरिया वाइज इस प्रकार से पैकिंग करके रखी जाती है। खाना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मन से और प्यार से बनाना चाहिए। उसमें अपना दिल जान डाल दो तो वो अपने आप ही स्वादिष्ट हो जाता है खाना। बस वही मेरा मोटो है कि सबके पास अच्छा खाना पहुंचे, उसी से मुझे खुशी मिलती है। खाने का जो हमारा कार्यक्रम रहता है, सुबह 4 बजे हम लोग उठते हैं, 5 बजे से हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है और 10 बजे तक हमारा खाना तैयार हो जाता है पूरा। उसके बाद डिस्पैच, पूरा पैक करना एक एक चीज़ का और डिस्पैच करना, वो काम होता है। तो 12:30, 12, 12:30 तक लोगों के घरों में पहुंचना चाहिए। ये मोटो है हमारा। उससे लेट होनी, कोरियर वाले बॉयज़ को हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं एड्रेस के साथ में। वो GPS के थ्रू कोरियर को पहुंचा के और वहाँ से जब पूरे पैकेट डिलीवर हो जाते हैं, हमको कंफर्म कर देता है कि सारे पैकेट डिलीवर होंगे। इस पहल के लिए मदद करने वाले व्यापारी और समाजसेवी राजीव सिंघल ने बताया कि पिछले साल उन्हें और उनके परिवार को कोरोना हुआ था। तब उन्हें ये बात समझ में आई कि कोरोना वायरस का घर में रहकर इलाज कराने के दौरान किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इसलिए इन्होंने इस बार इस तरह से मदद करने के बारे में सोचा। सितंबर में मेरा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था और मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे चारों के चारों कोविड पॉजिटिव थे। उस समय हमको हमारे टेस्ट का अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, क्वांटिटी में खाना मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जब मुझे किसी मेरे जानकार ने बताया कि आप मलाड में आशा जी भर्तियाँ हैं, आप उनके यहाँ से खाना मंगाइए, उनका खाना अपना घरेलू खाना आएगा, कम स्पाइसी आएगा, हेल्दी आएगा, तो उस समय हमारे घर में इनके यहाँ से खाना आता था। कोरोना के कहर से बिहार का छपरा जिला भी अभी तक अछूता नहीं रहा है, लेकिन वहां से कुछ लोगों ने हौसले की ऐसी तस्वीर बना दी है जिसे आप भी देखना पसंद करेंगे। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कोरोना को किस तरह मात दी गई है। सुनिए उन लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। ये है छपरा शहर के गड़खा ढाला संत गुलाब नगर के रहने वाले रोहित। रोहित मेडिकल के छात्र हैं। रोहित को जब पॉजिटिव होने का पता चला तो काफी घबरा गए, लेकिन फिर रोहित ने खुद को संभाला और कोरोना को हराने में जुट गए।
रोहित को नेगेटिव हुए अब 9 दिन हो चुके हैं। सुबह उठना है, फ्रेश व्रेश होना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, फिर नहा धोआ कर नाश्ता करके फिर जो मेडिसिन है वो लेना है, फिर दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई होता था, फिर सो जाते थे। अपने आइसोलेट थे पूरे फ्लैट में, मैंने कोई नहीं आता था, बाहर में प्लेट रख देते थे, खाना मिलता था, अपने से प्लेट धुलते थे अच्छे से, अपने से रूम और बाथरूम डेली साफ करते थे, अपने रूम डिटॉल से जिससे भी साफ करते थे। ये है छपरा के गंगा सिंह कॉलेज के पास के रहने वाले वकील अनूप कुमार श्रीवास्तव। इन्हें भी कोरोना ने काफी परेशान किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। दमे की बीमारी होने के बावजूद इन्होंने कोरोना जैसी बीमारी को हराया है और कोरोना से जंग जीती है। इसके पीछे की बड़ी वजह है इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। मुझे हल्की सर्दी खांसी जैसी लग रही थी 2-3 दिन तक। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया और कोरोना पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद से मैं घर पे ही आइसोलेशन में रह करके इलाज अपना कराना बेहतर समझा। और जो थ्रॉट है कि गर्म पानी पीना, भाप लेना, ज़्यादा ज़्यादा नींद निकालना, ये सब मैं प्रक्रिया घर पे और इलाज कराया। लेकिन 2-3 दिन के बाद मेरा बुखार बहुत तेज़ बढ़ने लगा और सांस भी तेज़ चलने लगी, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। तो फिर मैं हॉस्पिटल जाने के अलावा और कोई मेरे पास चारा नहीं था। मैं वहाँ गया और लेकिन वहाँ पे भी 2 से 5 लीटर ऑक्सीजन पे जब दे रहे थे तो भी मेरा सांस उखड़ रहा था। फिर डॉक्टर को मैंने बोला कि इससे सांस मेरे को नहीं लिया जा रहा है। फिर उन्होंने हमें 15 लीटर ऑक्सीजन पे लगाया, तब जाकर के सांस मेरा चलना स्टार्ट हुआ। मेरे साथ में और जो पेशेंट थे वो बहुत पॉजिटिव थ्रॉट वाले थे, तो उनका एक साहस कि जितना पॉजिटिव हम सोचेंगे, पॉजिटिव थ्रॉट रखेंगे, उतना ही जल्दी रिकवर हम करेंगे। ये है बिहार के छपरा के रहने वाले अजीत कुमार श्रीवास्तव। ये कैनरा बैंक में चीफ मैनेजर हैं। इन्हें भी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला बनाए रखा और तमाम कोशिशों के बाद उन्होंने कोरोना को हराकर जंग जीत ली। मैंने आइसोलेट किया, टेस्ट कराया, मैं पॉजिटिव आया, फिर डॉक्टर से सलाह लिया। डॉक्टर के सलाह को मैंने पूरे अनुशासन के साथ मैंने उसको निभाया। इस बीमारी को निजात पाने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर, और साथ में अनुशासन को बनाए रखना है। जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे वैसे दवाइयाँ लिया। साथ में मैंने इसको निजात पाने के डॉक्टर साहब का ही सलाह भी था कि आप हमेशा स्टीम लिया कीजिए। उन्होंने 2 या 3 बार कहा दिन में लेने के लिए, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू कम से कम 5 बार लेता था। बहुत अच्छे तरह से स्टीम लिया, 2-3 बार दिन में काढ़ा पिया, साथ साथ मैंने योग का भी सहारा लिया। बिहार के छपरा में मेडिकल सुविधाएं अच्छी न होने के बावजूद कोरोना को हराने की ये कहानियां लोगों का हौसला बढ़ा रही हैं। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सीधे कोलकाता से। अब बात गुजरात के सूरत की, जहां का एक डॉक्टर दंपत्ति हर रोज आइसोलेशन सेंटर में निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। ये है सूरत के वारछा इलाके में सेवाएं दे रहे डॉक्टर शैलेश भयानी और उनकी पत्नी हेतल भयानी। डॉक्टर शैलेश भयानी MD फिजिशियन है और उनकी पत्नी हेतल भयानी MD होम्योपैथी है। ये डॉक्टर दंपत्ति एक NGO की तरफ से संचालित 10 आइसोलेशन सेंटर में मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। ये हर दिन 70 से 80 मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर हेतल बेन ने आइसोलेशन सेंटर में सेवा देने के लिए अपनी OPD को भी बंद कर दिया है। जो ये 15-20 दिन से सूरत में लोगों का देखा और सिचुएशन हर घंटे में 1-2 कॉल, ऑक्सीजन चाहिए, दवाई चाहिए, ये चाहिए, तो उसको देख के ये आइसोलेशन सेंटर का शुरू किया। और अब हम हमारा पूरा समय जो है इधर देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं और उनकी जो भी ज़रूरियात है जैसे कि ऑक्सीजन, अभी दवाइयाँ, वो सब प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिस में जो सुबह के पेशेंट रहते हैं वो देख करके इवनिंग में यहीं पे आइसोलेशन के सब पेशेंट देखते हैं। मेरी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर हेतल भयानी। तो हम दोनों ने ये तय किया कि इस बहाने हम साथ में भी रह सकते हैं और पेशेंट की सेवा भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि
हम आईसीयू में डेथ देख रहे हैं, इतने सारे लोगों को बिछड़ता हुआ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। तो वो दुख हम यहाँ पे आके ये देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बचा पाए। तो ये बात करके हमें आनंद मिल रहा है और हमको अच्छी नींद आ रही। कोरोना संकट में लोगों की मदद कर दोनों पति पत्नी ने लोगों के लिए मिसाल कायम की है। इनकी निस्वार्थ सेवा से लोग ठीक हो रहे हैं और इनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस डॉक्टर जोड़े को जमकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज 7वें चरण का मतदान पूरी तरह से संपन्न हो गया। फिलहाल आज के इस शो के लिए कैमरा पर्सन सुजीत सामल, सूरज पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि बंगाल का क्या है हाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। सिर्फ एबीपी न्यूज पर आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।